कोई बताएगा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो क्या बोलते हैं? कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, है ना। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है बताइए? एक्सेस, है ना। अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में आ गए, ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि बॉडी पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव, है ना। और क्या क्या बताया था मैंने आपको चार्ज के बारे में? बताइए, नोट चेक करिए एक बार। चार्ज क्या होता है? अरे भाई चार्ज क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है ना चार्ज, है ना। क्वांटाइजेशन में क्या होता है? क्यों भाई? क्यू इज प्लस माइनस एन ई, जहां पे एन क्या होता है? इंटीजर हो गया, है ना। और ई क्या हो गया? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको क्या बताया था कि चार्ज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फॉलो नहीं करता है। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताई थी, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी रह गई थी, लिखिए आप। लास्ट प्रॉपर्टी शायद मैं आपके बैच में नहीं लिख पाया था। लिखिए चार्ज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में लिखिए चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम charge of isolated system is always conserved. Charge of isolated system is always conserved. Isolated system क्या होता है भाई? क्यों? Isolated system का मतलब होता है बिल्कुल अलग, जिसका कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है, है ना। जैसे ये हमारा कोई सिस्टम हो गया, इसको बोलेंगे आइसोलेटेड, और इस पर जितना भी चार्ज होगा वो क्या रहेगा? वो कंजर्व रहेगा, बोले तो वो कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि अगर ये आइसोलेटेड हो गया तो आइसोलेटेड का मतलब होता है उसका बाहर से कोई कनेक्शन नहीं, ना। तो ना तो इस पर चार्ज आएगा और ना ही इससे चार्ज जाएगा, तो इसका मतलब इसका टोटल चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, है ना। ये एक प्रॉपर्टी आपकी रह गई थी। चलिए नेक्स्ट लिखिए आप। देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, फिर आपको बता रहा हूं, ये बोर्ड में डिस्क्राइब करने को आता है, लिख लेना 2 मार्क्स में, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, भी 2 साल पहले आया था, ठीक है। इंडक्शन का क्या मतलब होता है पहले बताइए? इंडक्शन का मतलब होता है यार, पता है? इंडक्शन वर्ड खाना गर्म होता है, और उसके अलावा इंड्यूस करने का क्या मतलब होता है? किसी इफेक्ट को क्या करना? ट्रांसफर करना, ये तो इंड्यूस मतलब होता है ना। तो इंडक्शन में क्या होता है? देखो पहले आप इंडक्शन समझिए। जैसे मेरे पास कोई बॉडी है ना, और ये मेटेलिक बॉडी हो गई, और इस पे रखी हुई एक ये इंसुलेटर है, ठीक है। और ये क्या हो गया? ये मेटल हो गया, ठीक है। इसके पास आप एक पॉजिटिव बॉडी को लेके आ जाइए, रॉड, तो क्या होगा बताइए आप? अब मेटल में क्या होता है पता है? मेटल में क्या क्या होता है? मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या होता है? कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है बताइए आप लोग मुझे, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। कंडक्टर में क्या होता है? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। और इंसुलेटर में क्या होता है? होते ही नहीं भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स। प्लास्टिक हो गया क्या है? इंसुलेटर। वुड है क्या है? इंसुलेटर है, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और मेटल्स में नॉर्मली क्या होता है? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स, ठीक है। तो ये बताइए, ये प्लस चार्ज क्या करेगा? इसमें इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा बताओ? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। कहाँ से आएंगे इलेक्ट्रॉन्स? इस साइड से आएंगे। तो बताइए यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इसको बोलते हैं इंडक्शन। तो इंडक्शन में क्या हुआ कि आप एक न्यूट्रल बॉडी के पास
आप एक चार्ज बॉडी को लेके आए तो उसने नेगेटिव को खींच के एक तरफ कर लिया और यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव। ड्रॉ करिए पहले फिगर, फिगर 1 हो गई। यार उस पर गिर रहा है, टेबल पे गिर रहा है, अभी कर रहे हैं, एक सेकंड। देखो भाई, तो इसमें क्या होगा, आप दो मेटल्स को, मेटल के स्फीयर हो गए है ना, इनको आप ऐसे टच करा के रख दिया। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, 12th की फिजिक्स ना थोड़ी बुक पढ़नी पड़ती है, थ्योरी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब हर चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट मिलेंगे। 11th में इतना नहीं था। अब सपोज कि आप इसके पास में एक पॉजिटिव रॉड लेके आ गए, अब क्या होगा बताओ भाई, संदेशा क्या होगा बताओ। नेगेटिव कहाँ पे आएगा, राइट पे ना सारा, यहाँ पे सारा नेगेटिव आ जाएगा और फिर क्या होगा बताइए, पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ रुकेगा, तो उसको पूरा रास्ता मिल गया ना, तो कहाँ जाएगा वो, तो यार वो जाके यहाँ जाएगा। और आपको कुछ ग्राउंडिंग नहीं करना है, आप क्या करो, इसको, इस कॉन्टेक्ट को हटा दो बस। सर दूसरी रोड में रिपल्शन नहीं होगा? हाँ, पॉजिटिव का रिपल्शन नहीं होगा अगर उस साइड आ जाएगा तो? कौन सा सर वहाँ से पॉजिटिव चार्ज एक साइड आ गया, तो उधर भी तो पॉजिटिव होगा, तो रिपल्शन नहीं होगा? नहीं, पूरा कंडक्टर एक ही हो गया ना, ये तुमने दोनों को टच करा दिया। जब तुमने दोनों को टच कराया तो दोनों कंडक्टर क्या हो गए, या उसको एक कंसिडर करोगे आप, तो सारा निगेटिव खींच से कहाँ कर लेगा, यहाँ कर लेगा, और सारा पॉजिटिव यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, फिर धीरे से आप इसको यहाँ से कनेक्शन को क्या करिए, आप दूर कर दो। आप दूर करेंगे तो क्या होगा बताइए, जब आप इसको थोड़ा दूर करेंगे, अगली फिगर में आप बनाएंगे, तो आप नेक्स्ट फिगर में क्या शो करेंगे, नेक्स्ट फिगर में जब आप इसको शो करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ पे होगा, समझो, नेगेटिव कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और पॉजिटिव यहाँ पे, समझ गए आप, ऐसे फिगर हो जाएगी। और इसके बाद क्या करेंगे आप, रॉड को हटाएंगे तो क्या होगा, रॉड को हटाने पे ये पूरा जो ये 10 में अटैच करके रखा हुआ है, ये पूरे में यूनिफॉर्मली आ जाएगा। रॉड को दूर कर दो, इनको दूर कर दो, तो थर्ड फिगर में आप क्या शो करेंगे कि मेरा रॉड इज रिमूव्ड एंड दे आर सेपरेटेड। थोड़ा सेपरेशन और बढ़ा देते हैं, तो ये प्लस क्या होगा, इस पर यूनिफॉर्मली आ जाएगा, इस पर माइनस पे यूनिफॉर्मली आ जाएगा। इंडक्शन वर्ड का मतलब होता है दूर से चार्ज को इंड्यूस करना, समझे। एक तो होता है कि आप किसी बॉडी को टच करा दो, है ना, अगर आप किसी चार्ज बॉडी को किसी नॉर्मल बॉडी से टच कराएंगे तो भी वो चार्ज होगी, उसमें इंडक्शन वर्ड यूज नहीं करते। इंडक्शन का क्या मतलब हुआ भाई, बिना टच किए हुए ना दूर से ही चार्ज को क्या करना, इंड्यूस करना उसमें। सेपरेट करेंगे तो ये रेजिस्ट नहीं करेंगे इस चीज को? हाँ सर, वो करेंगे बिल्कुल, प्लस माइनस से तो अटैक नहीं करेंगे, थोड़ा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, प्लस माइनस को दूर ले जाएंगे तो अट्रैक्शन होगा ना उनमें। हाँ, इसमें बस इनका कॉन्टैक्ट हटा दिया, लिख लेना फिगर 2 के नीचे, कॉन्टैक्ट इज रिमूव्ड या दे आर सेपरेटेड। तो दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ गया, एक में हमने ग्राउंडिंग की और में ग्राउंडिंग नहीं की। ठीक है, अब यार ये आपको बहुत क्वेश्चन मिलता है, लिखिए आप, कैन ए चार्ज बॉडी, अब आप सबको आंसर देना है, कैन ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी, कैन ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी। कोई एग्जाम्पल बताओ, सोचो, है ना, और बताइए कि चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अटैच करती, कोई इसका एग्जाम्पल बताओ।
यार पेपर वाला बिल्कुल सही एग्जांपल दिया, यही लिखना है आपको। जैसे आप इसको रब करोगे ऐसे, रब करके आप पेपर के पीस से उठा लेते हो, पेपर का पीस कैसा है? न्यूट्रल। और ये कैसा है? तो अब आप लोग आंसर दे सकते हो। मैंने आपको इंडक्शन एक्सप्लेन कर दिया ना, तो सारे बच्चे सोचे और मुझे आंसर दो इंडक्शन की हेल्प से। अभी इंडक्शन बताया ना आपको, इंडक्शन में क्या होता है कि अगर आप किसी न्यूट्रल बॉडी के पास किसी चार्ज बॉडी को लाते हो तो चार्ज बॉडी क्या करती है? एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। बताओ भाई, एक्सप्लेन करो क्या होगा, कौन बताएगा? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? अंश बताओ। एक पॉजिटिव बॉडी है ना, और उसके पास में एक न्यूट्रल बॉडी है, क्या होगा? यार ईशान फैन चला ही दो यार। देवांग यार तुम चलाओ, इधर फैन ऑन करने का। देखो भाई, सही बता रहे हो आप लोग। आपको ये बोलना चाहिए था, सपोज करो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ना, और ये एक न्यूट्रल बॉडी पड़ी हुई है, क्या होगा बताइए? ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? यहाँ ले आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? हालांकि मैंने आपको कूलॉम्स लॉ नहीं बताया है, बट फिर भी आपको शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो कि जो फोर्स होता है ना, वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा? कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा? अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? इसके नियर है ना। तो यहाँ पे आप ऐसे दिखाएंगे एफ ए का मतलब क्या हो गया? अट्रैक्शन। और यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना के आप दिखाएंगे एफ आर का क्या मतलब हो गया? रिपल्शन। और कौन ज़्यादा हो गया? एफ ए इज ग्रेटर देन एफ आर। अट्रैक्शन का फोर्स रिपल्शन से ज़्यादा होगा, तो ये पूरी बॉडी जो है ये अट्रैक्ट होकर इस तरफ आ जाएगी। ठीक है? तो जो आप कॉम को रब करते हो, पेपर के पीसेस को उठाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है? पहले इंडक्शन होता है ना, और इंडक्शन के बाद वो उसको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। आगे बात समझ में? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया आप। ये भी पूछता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कैन ए पॉजिटिव बॉडी रिपेल ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी, है ना? Can a positive body repel a negatively charged body? फिर इंडक्शन की हेल्प से आपको आंसर देना है। हाँ, मतलब ऐसा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉजिटिव बॉडी नेगेटिव को क्या कर सकती है? रिपेल मार सकती है ना? अब आपको सोचना है कि ऐसा कब होगा। जब फोर्स ऑफ रिपल्शन बड़ा होगा तो जब फोर्स ऑफ एफ आर एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है ना, और एक पे क्या है? एक पे नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि पॉजिटिव बॉडी नेगेटिव को क्या कर लेगी? रिपेल मार देगी। नहीं, मैं उल्टा बोल गया यार। क्या बोला मैंने? स्टेटमेंट क्या लिखा है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रिपेल है, थोड़ा उसको सेंटेंस चेंज करिए। कैन ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनदर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी? सेंटेंस चेंज कर लीजिए। कैन ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, है ना? चलो बताओ भाई।
इंडक्शन की हेल्प से आपको आंसर देना है ना? कोई बच्चा क्या इसका आंसर दे सकता है? देखो भाई, ये एक बॉडी हो गई, इस पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, लाइक 1 कूलम। 1 कूलम आपको पता है बहुत बड़ा चार्ज होता है। जब भी आप इस चार्ज में डील करोगे तो आपको चार्ज हमेशा है तो माइक्रो कूलम मिलेगा या फिर मिली कूलम के ऑर्डर का मिलेगा। इस पे 1 कूलम हो गया। इसके पास एक और बॉडी रखी हुई है, ठीक है, और इस पे मान लेते हैं 1 नैनो कूलम चार्ज हो गया। तो 1 नैनो कूलम कितना होता है? 10 पावर -9 कूलम, है ना? और ये भी पॉजिटिव है। कितना कम हो गया बताओ? बहुत ही कम हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी, ये भी मेटेलिक बॉडी है और ये भी मेटेलिक बॉडी, तो ये इसमें क्या करेगा बताओ? अरे इंडक्शन करेगा ना भाई। और इंडक्शन से क्या आएगा यहाँ पे बताइए? इंडक्शन से यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव। और नेगेटिव बहुत ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में बताओ? और यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। अब क्या होगा बताओ? ये सपोज करो ये और लंबी बॉडी है, थोड़ी थोड़ी लेंथी है। हाँ। सोचो ये एक रॉड टाइप की है, जस्ट इमेजिन कि ये रॉड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए? अरे यहाँ नेगेटिव आएगा ना। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पॉजिटिव आएगा। और थोड़ा इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव था, क्यों भाई? यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा पॉजिटिव था तो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव आ जाएगा। और नेगेटिव, अब बताओ क्या होगा? ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और इसको क्या करेगा बताइए? इसको क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। कौन सा फोर्स ज़्यादा हो गया बताओ? क्यों ज़्यादा हो गया? वो उसके पास में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा कॉन्सेप्चुअल में। तो कंडीशन क्या है बताओ? कंडीशन क्या हुई कि एक बॉडी पे चार्ज दूसरे के रिस्पेक्ट में इतना ज़्यादा हो कि जब ये इसके ऊपर इंडक्शन का इफेक्ट क्रिएट करे, है ना, तो जो चार्ज इंडक्शन से आएगा वो चार्ज इसके अंदर जो पहले से चार्ज उससे क्या हो? बहुत ही ज़्यादा हो। मतलब इफेक्ट ऑफ इंडक्शन शुड डोमिनेट। समझे? अब इसके अंदर कितना छोटा मोटा चार्ज था उसका फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार। इंडक्शन से पता चला यहाँ पे माइक्रो कूलम चार्ज आ गया। कितना? इंडक्शन से माइक्रो कूलम यहाँ पे आ गया और यहाँ भी कितना आ गया? माइक्रो कूलम। इसके पास कितना था खुद का? अरे खुद का नैनो कूलम था यार। कौन डोमिनेट कर गया बताओ? माइक्रो कूलम ज़्यादा हो गया ना, समझ गया ना? तो एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी भी पॉजिटिवली को क्या कर सकती है? अट्रैक्ट कर सकती है, प्रोवाइडेड कि एक बॉडी पे चार्ज बहुत ही ज़्यादा है और दूसरे पे चार्ज बहुत ही क्या है? कम है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? देखो, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, दिस इज पॉसिबल, और ये स्कूल में लिखने को आता है, आपको कहीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलता है, पॉसिबल ओनली इफ चार्ज ऑन वन बॉडी, चार्ज of one body is greater than the charge of other body. आई भाई बात समझे? ठीक है। तो उसको क्या करेगा? वो उसको अट्रैक्ट मार लेगा वो। तो इंडक्शन से आपने दो बातें एक्सप्लेन की है ना, क्या क्या? कि एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है ना, और दो सिमिलरली चार्ज बॉडीज एक दूसरे को क्या कर सकती हैं? दो सिमिलरली चार्ज बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकती हैं जब एक बॉडी पे चार्ज बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अब भाई ये कहानी हमारी खत्म हुई चार्ज की, ठीक है। अब आप आइए लिखिए आप कूलॉम्स लॉ, और ये पूरा चैप्टर कंप्लीटली इसी एक लॉ पे बेस्ड है ना, कूलॉम्स लॉ। अब ग्रेविटेशन चैप्टर भी इसके साथ ही चलेगा, समझे? ग्रेविटेशन आपको नहीं पढ़ाया था तो वो चैप्टर के साथ चलेगा, इलेक्ट्रोस्टैट के साथ में, दोनों एक साथ, ठीक है। कूलॉम्स लॉ किसी बच्चे ने स्कूल में पढ़ा हो या केमिस्ट्री में पढ़ा हो या कहीं पढ़ा हो, पहले से पता हो तो बताए क्या होता है? अरे भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है ना? क्या होता है? G m1 m2 by r स्क्वायर,
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो जहाँ पे मास था वहाँ पे आप रिप्लेस करके चार्ज कर दो बस आप, लेके फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of square of distance between charges. ठीक है, क्या बनेगा लॉ बताइए भाई? F is directly proportional to Q1 Q2 by क्या R स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी क्या ब्रेक करेंगे? प्रोपोर्शनलिटी है ना, प्रोपोर्शनलिटी ब्रेक करेंगे। थोड़ा खतरनाक सा लगेगा अभी आपको, ये वैक्यूम के लिए था जो मैंने आपको बताया था लॉ, ये किसके लिए था? वैक्यूम से लाइन ऐड कर सकते हैं आप। क्या लिखा था आपने? फोर्स बिटवीन, उससे इन वैक्यूम ऊपर लिख लिए, इन वैक्यूम है ना। अब देखना भाई, तो आपको थोड़ा खतरनाक सा लगेगा कि मैंने क्या लिख दिया। 1/, जो इसकी प्रोपोर्शनलिटी ब्रेक कर रहा हूँ उसका कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं बता रहा हूँ इसका क्या मतलब है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, है ना, इनटू, अभी मैं बता रहा हूँ इतना कॉम्प्लिकेटेड सा कांस्टेंट क्यों लिया गया है, इसका रीज़न क्या है। ये हमारा आ गया कूलॉम्स लॉ, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं हम? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और वैक्यूम के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, कौन सा? फ्री स्पेस। इसको नोट को बताता हूँ क्या अभी। इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 यूनिट। बताएगा कोई इसकी? इस पूरे यूनिट कितनी होगी? ये न्यूटन है, ये जाके मीटर स्क्वायर हो जाएगा, दोनों नीचे आ जाएंगे। कल मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था और मैंने आपसे पूछा था कि चार्ज की कौन सी यूनिट पूछी थी मैंने आपसे? सीजीएस यूनिट, स्टेट कूलम। अभी आते हैं उस पर भी, नोट करिए। और जब आप यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को सॉल्व करेंगे, है ना, तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आती है 8.85 इंटू 10⁻12। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी? गेस करिए भाई। इधर देखो, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लेके चले गए तो यहाँ क्या आएगा बताइए? अरे कूलॉम स्क्वायर आ जाएगा ना, और ये कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो यूनिट क्या बनेगी? कूलॉम स्क्वायर एंड पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपकी बनेगी यूनिट किसकी? एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। यार इस कांस्टेंट को इस तरह से लिखने पे, है ना, इस कांस्टेंट को इस तरह से लिखने पे आगे के बहुत सारे आपके जो लॉ हैं वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाते हैं। आप ये समझे? जो आगे के बहुत सारे लॉ हैं वो किस फॉर्म में आएंगे? सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएंगे। इसलिए इस कांस्टेंट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिख दिया है। कितना?
1/4πε0। मैं आपको बता दूं क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स होता है ना, इसमें ज्योमेट्री का बहुत रोल होता है, खासकर कौन सी ज्योमेट्री, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। अब आपको पता है स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4πr²। वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr³। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, πr²h। सरफेस एरिया कितना होता है, 2πrh, है ना। तो सब में पाई आता है। तो जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो वहाँ पे पाई क्या होता है, कैंसिल आउट कर जाता है और सारे लॉ जो हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाते हैं। आप ऐसे समझो इसको, ठीक है। इसलिए इसको इस तरह से लिखते हैं 1/4πε0, जिससे कि आगे की आपकी सारी चीज़ें क्या हो जाए, इजी हो जाए। और एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर दी क्या, ε0। इसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब ये आपको बेसिकली बताया जाएगा। अभी आप बस ये समझ लो कि ये वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। लिखो फॉर ए मीडियम, फॉर ए मीडियम अभी मैं आ रहा हूँ ε0 पे, है ना। अभी मैं ε0 पे आ रहा हूँ, दोबारा से एक बार बता रहा हूँ आपको। फॉर ए मीडियम जो फोर्स का फॉर्मूला बनता है उसमें ε0 की जगह क्या आ जाएगा, उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी, ठीक है। उस मीडियम की क्या आ जाएगी, परमिटिविटी। तो लिखिए 1/4πε फॉर ए मीडियम जो फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो ε0 किसके लिए था, वो वैक्यूम की प्रॉपर्टी थी, ये किसकी प्रॉपर्टी, उस मीडियम की प्रॉपर्टी है। इसको जो हर मीडियम का कॉन्स्टेंट होता है अपना अलग अलग, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, आप थोड़ा ध्यान समझना। तो जैसे वाटर होता है, पता है वाटर का मॉलिक्यूल कैसा होता है, बताओ आप लोगों ने केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना। डायपोल मोमेंट पढ़ा है, पोलर मॉलिक्यूल्स पढ़े होंगे, नॉन पोलर, है ना। तो H2O, HF, NH3 ये सब कैसे होते हैं, पोलर होते हैं। कैसे पोलर होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है H2O, है ना। H2O कैसा होता है मॉलिक्यूल, बताओ। ऐसा होता है ना यार, H और H पढ़ा है केमिस्ट्री में। कितने लोन पेयर बचते हैं, 2 बच जाते हैं शायद, पढ़ा होगा सब यार। अब O पे कैसा चार्ज आता है, कैसे निगेटिव आता है, बताओ। जो यहाँ पे क्या होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं इसको, कोवैलेंट बॉन्ड। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिल्कुल बीच में नहीं आते, थोड़े कहाँ से होते हैं भाई। किसी केमिस्ट्री कितनी भी खराब हो, ये जरूर पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वो की तरफ होता है ना। नहीं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, ये सबने पढ़ा होगा। ये माइनस हो गया, ये कितना होता है बताइए, ऐसे अमोनिया होता है, शायद आपको याद आ रहा हो, है ना। तो मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ध्यान सुनना, होता क्या बताए, अगर आपने 2 चार्जेस को वैक्यूम में रखा तो उनका कौन सा फोर्स आएगा, आपस का फोर्स आएगा, ठीक है। उसको उठा के पानी में रख दो जाके 2 चार्जेस को, आप सोचो क्या होगा, बताओ। तो वाटर में रखोगे ना, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में भी क्या है यार, उनमें थोड़ा थोड़ा चार्ज है, तो वो सब मिलके क्या करेंगे बताओ यार, वो भी फोर्स लगाने लगेंगे। नहीं समझे, 2 चार्जेस Q1 Q2 वैक्यूम में है, उनमें कौन सा फोर्स आएगा आपस में बताओ। अरे उन्हीं का तो फोर्स आएगा। अगर मैं उन चार्जेस को उठा के गलती से वाटर के अंदर रख दूं तो क्या होगा बताओ, Q1 पे कौन कौन से फोर्स आएंगे, अरे Q2 को तो आ ही गई यार, उसके अलावा और किसका फोर्स आएगा, जो सराउंडिंग के वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो न्यूट्रल। कोई बच्चा कह सकता है कि सर क्यों फोर्स आएगा भाई, ये माइनस प्लस मिला के 0 हो गया, ये माइनस प्लस मिला के 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस तो होगी कुछ ना कुछ। मान लो मैं यहाँ चार्ज रख दूँ इधर, तो क्या होगा बताओ, सबका फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में आएगा, नहीं आएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वाटर का मॉलिक्यूल होता तो न्यूट्रल है, लेकिन उसके अंदर भी एबिलिटी है क्या, पड़ोस के चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर सकता है। नहीं समझे,
अच्छा ये बताओ, ये बॉडी कैसी है? न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? जितना प्लस उतना ही माइनस है। अगर मैं इसके पास एक प्लस क्यू या माइनस क्यू को लाके रख दूं तो क्या होगा बताओ? अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन? रिपल्शन होगा। क्यों रिपल्शन होगा? ये प्लस को रिपेल मारेगा और ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा? लेकिन कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा? रिपल्शन ज़्यादा होगा। डिस्टेंस क्या है? समझ में आया आपको कि न्यूट्रल बॉडी भी क्या कर सकती है? मतलब न्यूट्रल बॉडी भी अगर चार्ज पोलराइज है, एक तरफ प्लस और एक तरफ, तो दूसरे चार्ज पे क्या करेगा? वो फोर्स अप्लाई करेगा। समझे? तो H2 में वही सीन हो रहा है। नेगेटिव चार्ज कहीं और बैठा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज कहीं और बैठा हुआ है। समझे? तो जितने आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक अमोनिया हो गया, HF हो गया, है ना, ये सब क्या करते हैं बताओ? अगर इनमें जाके तुम दो चार्जेस को रख दोगे ना तो ये भी अपना फोर्स लगाने लगता है। और उससे होता पता है क्या है? जैसे तुम्हारे दो चार्ज Q1 Q2 हैं, वैक्यूम में है, तुम जैसे उनको वाटर में ले जाओगे तो फोर्स बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, 81 टाइम्स। गैस करो आप कि दो चार्ज को हवा में पकड़ के रखोगे ऐसे, तो उनमें फोर्स F आ रहा है, तुम जैसे उनको पानी में डुबोगे फोर्स कितना हो जाएगा? F/81। अब क्यों हो गया F/81? सराउंडिंग का फोर्स भी आ गया। सराउंडिंग का फोर्स क्यों आया? क्योंकि मॉलिक्यूल्स कैसे थे? पोलर मॉलिक्यूल्स थे। तो पोलर मॉलिक्यूल्स भी उस पर क्या लगाने लगते हैं? फोर्स। आपको बात समझ नहीं? तो ये जो परमिटिविटी वर्ड है ना, ये उसी बिहेवियर को बताता है। किसको? पोलर बिहेवियर को। जिस मीडियम का पोलर बिहेवियर जितना ज़्यादा होगा, है ना, उसका ये जो एप्सिलॉन है ये क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपकी परमिटिविटी होती है ना, एप्सिलॉन, ये किसके प्रोपोर्शनल होती है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर बिहेवियर ऑफ क्या? मीडियम। समझ गया? उस मीडियम का जितना ज़्यादा पोलर बिहेवियर होगा उसका एप्सिलॉन उतना ही ज़्यादा होगा, और एप्सिलॉन ज़्यादा होने पे फोर्स उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है? तो इस लाइन को नोट कर लो। नोट करके ऐसे लिखना, if two charges, नोट करके लिखना, if two charges are placed inside water, force becomes 1/81 times of क्या? Force in vacuum. Force becomes 1/81 times of the force in vacuum.